स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपनी इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, आज की जानकारी में हम दिल्ली हाई कोर्ट के हाल ही में दिए गए एक डिसीजन की बात करते हुए समझेंगे कि भारत में आर्म लाइसेंस यानी हथियारों के लाइसेंस का क्या नियम है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और कैसे इसके लिए अप्लाई किया जाता है। साथ ही जानेंगे कि क्या एक क्रिमिनल लॉयर होने के नाते हर वकील का एक अधिकार बनता है कि उसे हथियारों का लाइसेंस की अनुमति दी जाए। तो जानकारी इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। तो साथियों, जिस केस के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं उस केस का नाम है एडवोकेट शिव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। दिल्ली हाई कोर्ट का ये मामला है जिस पर हाल ही में यानी 22 मई 2023 को ऑनरेबल जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने फायर आर्म लाइसेंस को लेकर बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। मामला कुछ इस प्रकार था। हथियारों के लाइसेंस के लिए, आर्म लाइसेंस के लिए इन एडवोकेट साहब ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास एक एप्लीकेशन लगाई। जो ग्राउंड बताया वो ये था कि क्रिमिनल लॉयर होने के नाते उन्हें आर्म लाइसेंस चाहिए, जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। जिस आदेश के खिलाफ उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पेटिशन दायर की और बताया कि वो पेशे से एक क्रिमिनल लॉयर हैं जो कभी डिफेंस साइड से तो कभी प्रोसिक्यूशन साइड से हर केस में अपीयर होते हैं। तो क्रिमिनल लॉयर होने के नाते उनका ये हक बनता है कि उन्हें आर्म लाइसेंस ग्रांट किया जाए। और अपनी इसी बहस के दौरान एडवोकेट शिव कुमार ने 2 जजमेंट के साथ साथ आर्म एक्ट का हवाला देते हुए बताया कि यदि शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 14 जो कि लाइसेंस को रिफ्यूज करने के ग्राउंड बताती है, उनमें अगर कोई भी मेरा ग्राउंड नहीं आता है तो मुझे लाइसेंस मिलना ही चाहिए। जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट की ऑनरेबल जस्टिस प्रतिभा एम सिंह का कहना था कि केवल आपराधिक मुकदमे में पेश होना कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जिसके बेस पर एक वकील को हथियारों का लाइसेंस दे दिया जाए। लाइसेंस जारी करने वाली जो अथॉरिटी है उसको एप्लीकेशन के ऊपर पूर्ण रूप से खतरे का आंकलन जांचना होगा। आवेदक ने जो कारण बताए हैं, चाहे वो सेक्शन 14 में आते हो या ना आते हो, जो लाइसेंस को रिफ्यूज करने के ग्राउंड्स हैं उनके अंदर ना भी आते हो, तो भी उन कारणों की जांच पड़ताल करने के बाद अपनी रिपोर्ट बनानी होगी और गंभीर खतरा महसूस होने पर उचित कारणों के साथ ही आवेदन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होगा। ऐसा कहते हुए माननीय जस्टिस ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, आर्म लाइसेंस इज ए क्रिएशन ऑफ द स्टैट्यूट एंड द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इज वेस्टेड विद द डिस्क्रिशनरी पावर टू ग्रांट और नॉट ग्रांट सच ए लाइसेंस डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट सिचुएशन ऑफ ईच केस। इसके साथ ही माननीय जस्टिस का यह भी कहना था कि अगर कोई वकील आपराधिक मुकदमा लड़ रहा है, केवल इस आधार पर हथियार का लाइसेंस दे दिया जाए तो इससे सभी क्रिमिनल लॉयर्स शस्त्र लाइसेंस की मांग करने लगेंगे तो अंधाधुंध लाइसेंस जारी करने पड़ेंगे। और अगर हर वकील के पास हथियारों का लाइसेंस होगा, हथियार होंगे, तो इससे जनता में एक नकारात्मक रूप रहेगा, जनता में एक डर का माहौल रहेगा, जो कि गलत है। और ऐसा कहते हुए माननीय जस्टिस द्वारा उस पेटिशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। तो साथ ही ये तो था माननीय हाई कोर्ट का फैसला हथियारों के लाइसेंस के ऊपर। तो चलिए अब समझते हैं कि हथियारों का लाइसेंस कौन ले सकता है। आर्म एक्ट 1959 के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और उसकी उम्र 21 साल या इससे अधिक है, उसके ऊपर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, कोई उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है, ऐसा कोई भी व्यक्ति हथियारों के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के लिए इसी एक्ट की धारा 13 के अंतर्गत बताया गया है कि जब भी आपको अप्लाई करना है तो आप संबंधित जिला अधिकारी या कमिश्नर ऑफिस के शस्त्र लाइसेंस विभाग में जाकर आवेदन कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आर्म लाइसेंस के लिए आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस हम अगली वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को जरूर देखिएगा और उसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी उसे चेकआउट कर पाएंगे।
तो साथियों, ऑफलाइन या ऑनलाइन इसका आवेदन करने के बाद इसकी जो कॉपी होती है वो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी या पुलिस कमिश्नर ऑफिस को भेज दी जाती है, जहां से वो कंसर्न थाने और जिला अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को रेफर कर दी जाती है, ताकि पता चल सके कि उस व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर या क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं है। जिसके बाद कंसर्न थाने से पुलिस रिपोर्ट बनकर आती है और उस पुलिस रिपोर्ट के बेस पर ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कमिश्नर ऑफिसर सेटिस्फाई होने के बाद लाइसेंस जारी करता है। जिसके बाद आप लाइसेंस की जो कंसर्न फीस है वो जमा करते हैं, जो कि हर स्टेट में अलग अलग रहती है। उसको जमा करने के बाद आपको आपका लाइसेंस बन जाता है। जिसके बाद यानी लाइसेंस मिलने के बाद आप उससे जुड़े हथियार खरीद सकते हैं। और हाँ, आपको बता दें कि इसी एक्ट की धारा 15 के अकॉर्डिंग हर 5 साल में अपने लाइसेंस को आपने रिन्यू करवाना होता है। इसके अलावा आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि लाइसेंस की जो गोलियां होती है उनका भी आपको हिसाब रखना होता है। प्रशासन एक कोटा निर्धारित करता है और उतनी ही गोलियां आप रख सकते हैं। गोली को दोबारा खरीदते वक्त आपको हिसाब देना होता है कि पिछली गोलियां आपने कहां पर खर्च की है। तो चलिए साथियों, लाइसेंस की प्रोसेस समझने के बाद हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिसके बाद लाइसेंस जो हमें मिला है वो रद्द भी हो सकता है। तो आर्म एक्ट का जो सेक्शन है बताता है, जिला प्रशासन या सक्षम अधिकारी के पास ये पावर है कि वह किसी भी व्यक्ति के लाइसेंस को रद्द भी कर सकती है। आर्म एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति को जिसको लाइसेंस दिया गया है आर्म का, हथियारों का, अगर वो उस लाइसेंस के द्वारा हथियारों का यूज करके किसी को डराता है, धमकाता है या शिकार करता है या मनोरंजन खुशी उत्सवों में एयर फायरिंग करता है अपना रुतबा दिखाने के लिए, तो ऐसी किसी भी परिस्थिति में कंप्लेंट मिलने पर उसका वो लाइसेंस रद्द हो जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि चुनाव अथवा सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने के डर से प्रशासन को ये अधिकार है कि वह आपके हथियारों को जमा भी करवा सकती है। तो उम्मीद है साथियों आज की जानकारी आपको समझ आई होगी। इससे जुड़ी अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम बताएंगे कि ऑनलाइन आप आर्म लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी उसे चेक कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।